तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ उससे पहले आज एक अजीबोगरीब चीज़ मैं जो फेस कर रहा हूँ मुझे लगा आज आपको बताना चाहिए। इससे पहले मैं जहाँ रहता था और जहाँ से मैं आपको कहानियाँ सुनाता था आज के ठीक 1-2 महीने पहले, वो एक गाँव था। हालांकि वहाँ पे एक शहर के लेवल की तमाम सुविधाएं मैंने एडजस्ट कर ली थी। आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से ठीक ठाक पैसे कमाए तो मैंने खर्च किए और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि मैं कहानियाँ नहीं ला पाता था। क्यों? गांव में कोई बीमार है तो देखने चला गया, किसी के घर कोई बर्थडे है तो वहाँ चला गया, और साथ ही कई ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मुझे जाना पड़ा। ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ धीरे धीरे गांव में जब मुझे फंसाने लगी तो मुझे लगा कि यार इस माहौल से निकलना चाहिए। उसके बाद मैं लखनऊ आया, यहाँ पे अपना एक स्टूडियो बनाया, एक फ्लैट लिया, तमाम चीज़ें चलने लगी ठीक ठाक। अब आज किस्मत की मार देखिए, मैं जिस फ्लोर पे रहता हूँ ये 4th फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर हटा दें तो कायदे से 5th फ्लोर है। और 1st फ्लोर पे एक अंकल रहा करते थे। 2-3 महीनों में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई, तमाम चीज़ें, परिवार से लगाव जुड़ाव। प्रिंसिपल साहब थे तो बातचीत भी अच्छी खासी हम लोगों से होती थी, पढ़े लिखे थे। उनकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी प्यार करती है, हम लोगों को बड़ा मानती है। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबसे हंस के मिलना जुलना, कभी खाने पे बुलाना, कभी चाय पे, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम उनसे साझा कर सकते थे। आज सुबह सुबह अचानक से जो वर्कर है, जो साफ़ सफाई करता है, उसने बताया कि इसी अपार्टमेंट में किसी की डेथ हुई है। अपार्टमेंट बड़ा है, लोग रहते हैं उसमें, सबको तो हम जानते नहीं हैं। तो फिर हमने ऐसे कैजुअली ले लिया, अच्छा डेथ वेथ तो क्राइम की कहानियाँ सुनाते सुनाते डेली 10-5 सुन लेते हैं। अब क्यूरियोसिटी में हमने पूछ लिया कि भाई कौन से फ्लोर पे? उन्होंने बताया 1st पे। और फिर दिमाग में आया कि भाई रूम नंबर बताओ, फ्लैट नंबर। उन्होंने कहा 101। अब जैसे ही 101 हमने सुना एक अजीब झटका लगा। अब अपने आप को हम लोग समझाते हुए, हम और हमारी टीम में, कि किनके यहाँ हुआ है। उन्होंने फिर कहा कि श्रीवास्तव जी के यहाँ। अब समझ सब कुछ हम लोग गए थे, लेकिन जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझिए। समझ हम सब कुछ गए थे, लेकिन फिर भी हमने ज़बरदस्ती अपने आप को ये बताने के लिए कि नहीं हम गलत समझ रहे हैं, बार बार हमने पूछा कि किसके यहाँ। उन्होंने कहा श्रीवास्तव जी के यहाँ। इसके बाद फिर तो एक तरह से पहाड़ पर से गिरने वाली बात थी। हम लोग नीचे गए, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आए, देखा तमाम चीज़ें, डेथ हो चुकी थी, हार्ट अटैक आया था। कैसे आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। उसके बाद एक डीप फ्रीज़र नुमा चीज़ मंगाई गई, उनकी डेड बॉडी को रखी गई है। जहाँ पे बैठा हूँ ठीक 2 मंजिला नीचे एक डेड बॉडी रखी है। और आज देखिए कि शहरीकरण का ऐसा प्रभाव है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। नहीं तो इससे पहले गांव देश 2-4-5 गांव में अगर किसी की डेथ हो जाए तो जाता था, बैठता था, पूछता था कि कोई दिक्कत परेशानी। हालांकि यहाँ भी वही बात है, परिवार ही है, लेकिन यही है शहरी ज़िंदगी की, अपने काम में मशगूल है। जब तक रह सकता था तब तक रहा, उसके बाद ऊपर आके अब कहानी सुनानी है। तो यही है ज़िंदगी। जो लोग कहते हैं कि आज हम लोग संवेदनशील नहीं रह गए, हमारे अंदर वो चीज़ें मर गई, तो ऐसी ही है, चीज़ें चलती हैं, क्या किया जाए। खैर, जो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आज मेरे मन में आया तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी कोई कहानी नहीं है, एक टाइम लाइन है। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ पाएंगे हमारे लिए उतना ही आसान होगा। क्योंकि हमारे देश में अब हमें कायदे से किसी पे भरोसा ही नहीं है, न पक्ष पे, न विपक्ष पे, न हमारी इंटेलिजेंस यूनिट पे, या फिर यूँ कहें कि हम लोग ज़्यादा ही जानकार या फिर ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं। अब ये तमाम चीज़ें आपको क्यों कह रहा हूँ, डिटेल में बताता हूँ। रात 11:22 की बात है। जम्मू कश्मीर में एक थाना लगता है नौगाम थाना, और ये थाना रात के 11:22 पे अचानक से धमाके से दहल जाता है। धमाका इतना तेज था कि सैकड़ों फीट खड़ी जो गाड़ियां थी उनके शीशे फूट गए। आसपास जो लोग थे थर्रा गए, मतलब 100-200 मीटर दूर जो थे, जो जद में आए उनकी तो आप बात ही हटा दीजिए। कांच फूट गए। रात में दिन की रोशनी के बराबर उजाला हुआ। सीसीटीवी कुछ निकल के सामने आए हैं, वो भी प्रयास करूंगा कि आप देख लें।
इतना सब होने के बाद इस वीडियो में भी अभी आपने देखा कि कितनी रोशनी हुई थी, कितना क्या हुआ था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ जान पाता, अचानक से फिर अफरा तफरी मची, लोग वहां पे भाग के पहुंचे। जब भाग के पहुंचे तो देखा कि जो नौगाम थाना है, जो मेन थाना है, उस थाने के अंदर ब्लास्ट हुआ है। कई लोग दर्द से करा रहे हैं और कई लोग खामोश पड़े हैं। अब ये चीज़ जब आसपास के लोगों ने देखी तो एकदम सहमने वाली बात थी, चूँकि 4 दिन पहले दिल्ली में इतनी बड़ी घटना, उसके बाद फिर यहाँ पे फ़ौरन उन्होंने फिर आसपास के लोगों की मदद से जो भी घायल थे उनको उठाया, उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके भागे। अच्छा, कोई छोटा मोटा मामला होता तो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, जब पुलिस ही पीड़ित है, थाने में ही हो गया तो क्या किया जाए। बहरहाल धीरे धीरे ये पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ और पता चला कि जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वैसे ही नौगाम में ब्लास्ट हुआ। अब तमाम लोग हैरान, तमाम लोग जानने के पीछे परेशान कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्यों और इसमें क्या क्या थ्योरी निकल के सामने आई। तो मुझे लगा कि अब आपको पूरी कहानी डिटेल में समझानी चाहिए, पक्ष भी विपक्ष भी, क्या हो सकता है, क्या कोई झूठ बोल रहा है, क्या कोई सच बोला, तमाम पहलू आज आपके सामने रखूंगा। इस कहानी की असल शुरुआत होती है 8 या फिर 19 अक्टूबर से। लॉजिकली देखा जाए तो 19 अक्टूबर को नौगाम थाना क्षेत्र में बनपोरा एक जगह है और इसी बनपोरा में कुछ पोस्टर लगते हैं। पोस्टरों में कुछ हमारी आर्मी के खिलाफ, कुछ सरकार को धमकाने की कोशिश और तमाम ऐसी बातें लिखी थी जो एक विदेशी एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, देश को तोड़ने वाली बात करते हैं और साथ ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाली बात थी। अब जैसे 19 तारीख को ये चीज़ पता चलती है, कुछ लोगों ने कंप्लेन दिखाई, तो ये नौगाम थाने का मामला था, तो फौरन नौगाम थाने में FIR दर्ज हो गई और नौगाम थाने की जो पुलिस है वो जांच पड़ताल करना शुरू करती है। जांच पड़ताल शुरू हुई, धीरे धीरे कुछ डॉक्टरों का नाम निकल के सामने आया, जैसे उमर, साथी आदिल आज़ाद, मुजम्मिल। इन तमाम लोगों के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि इनके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसी नौगाम थाने की जो पुलिस है वो हरियाणा आती है, हरियाणा में हरियाणा पुलिस से बातचीत करती है, पूरा मामला समझाती है। उसके बाद हरियाणा पुलिस और नौगाम पुलिस दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं। ऑपरेशन चलाने के बाद फिर एक घर पे रेड करते हैं और वहाँ से लगभग 360 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट बरामद करते हैं। उसके बाद देश के अलग अलग और हिस्सों में ये चीज़ें की जाती हैं, वहाँ से भी बरामदगी होती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहा, बरामदगी होती रही और कहते हैं कि 2900 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट नौगाम थाने की पुलिस ने बरामद कर लिया। अब कायदे से बरामद तो अलग अलग जगह पे हो रहा था, जैसे फरीदाबाद में हुआ, साथ ही कहीं और भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कुछ हुआ। लेकिन अब चूंकि FIR नौगाम थाने में दर्ज थी तो तमाम जांच पड़ताल तो नौगाम थाने की पुलिस ही करेगी, हमारे देश का कानून यही कहता है। अब नौगाम थाने की पुलिस इससे पहले की जांच पड़ताल सही से शुरू करती है। इधर दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। अब जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो सारा फोकस दिल्ली के पास इर्द गिर्द घूमने लगा। वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पे जांच पड़ताल होने लगी। NIA वगैरह की टीम वहाँ जांच पड़ताल करने लगी। फिर जो उमर था उसका नाम निकल के सामने आया, फिर यहाँ पे तुर्की का एंगल आया, फिर जैश ए मोहम्मद आया, फिर ये कहा गया कि बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से तमाम ये जो ज्वलनशील पदार्थ हैं ये आए। ये तमाम चीज़ें चल रही। इसमें विपक्ष विपक्ष, सत्ता क्या कह रहा, विपक्ष क्या कह रहा, इधर मीडिया उधर मीडिया, जो भी डाइवर्सिफिकेशन है वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसी दौरान अब चूंकि जो नौगाम थाना था उसको भी जांच पड़ताल करनी थी, तो नौगाम थाने ने जांच पड़ताल शुरू की। और जांच पड़ताल शुरू करने के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक चीज़ पानी की तरह साफ़ हो। चूँकि पानी की तरह अगर चीज़ें साफ़ नहीं होंगी तो फिर मामला फंस जाता है। तो फिर नौगाम थाने ने, चूँकि इन्हीं की पुलिस ने FIR दर्ज की थी, इन्हीं के अंडर मामला था, इन्होंने कहा कि भाई जितना अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो भी पदार्थ बरामद हुआ है उसको हम अपने साथ लेके जाएंगे और इसको अपने थाने में हम रखेंगे, जिसको मालखाना कहा जाता है, और वहाँ पे फिर हम जांच पड़ताल इसकी करवाएंगे और वहाँ से हम फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे। प्रोटोकॉल यही है। इसके बाद नौगाम थाने की पुलिस उस विस्फोटक को अपने साथ लेके जम्मू कश्मीर लेके गई और अपने थाने के मालखाने में दर्ज कर दिया। उसके बाद वहाँ पे रखा गया और ये तमाम चीज़ 13 तारीख को हुई। 13 तारीख को ये चीज़ें लाई गई। अब लाने के बाद एक दिन रखा गया मामला। उसके बाद फिर अभी तक जो अपडेट आई है
कि रात 11:20 पे अचानक से ये होता है कि अब सैंपलिंग लेनी है, और सैंपलिंग लेके हम चेक करेंगे कि इसमें क्या है, क्या मिला है, क्या पदार्थ है। ये तमाम चीज़ें सैंपलिंग के लिए बातचीत की गई। अब जब सैंपलिंग के लिए बातचीत की गई तो सैंपलिंग लेने के लिए तो पहले तो थाने का इंस्पेक्टर चाहिए जिसके अंडर तमाम चीज़ें हैं। तो पहले तो इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, इसके बाद फॉरेंसिक के लोग जाएंगे क्योंकि सैंपल तो वही कलेक्ट करेंगे। तो 3 फॉरेंसिक के लोग पहुँच गए। साथ ही अब ऐसे मामलों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बड़ी ज़रूरी है, तो 2 तो क्राइम ब्रांच के कैमरामैन थे, साथ ही राजस्व विभाग के लोग कि कहाँ से क्या बरामद हुआ, उसका क्या नक्शा होगा, घर पे क्या मामला है, कैसे कहाँ है, क्या रोड है, ये तमाम चीज़ें। ये तमाम लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सैंपलिंग लेते हैं। सैंपलिंग लेने के दौरान ही अचानक से धमाका हुआ, और इस धमाके में जो इंस्पेक्टर साहब थे उनकी मौत हो गई, साथ ही जो 3 फॉरेंसिक के लोग थे उनकी मौत हो गई, 2 कैमरा पर्सन जो क्लोज शॉट ले रहे थे उनकी मौत हो गई, 2 राजस्व विभाग के लोग थे उनकी मौत हो गई, और एक बेचारा दर्जी था। अब वहाँ पे वो क्या करने गया था, क्या वजह थी, क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, और ज़्यादा अभी इस मामले में डिटेलिंग आई भी नहीं है, सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही हैं, लेकिन इनकी भी मौत हो गई। तो टोटल 9 लोगों की मौत हुई, 40 के करीब बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। और इस मामले में अब जब सवालिया निशान खड़े, और कौन कौन से सवालिया निशान खड़े हुए आपको बताऊंगा, लेकिन इस मामले में डीजीपी जो वहाँ के हैं, डीजीपी साहब नलिन प्रभात, उनका बयान निकल के सामने आया कि ये महज एक हादसा है, इसमें ना कोई साजिश है, ना कोई प्रोपोगेंडा है, ना ही कोई और बात है। अब डीजीपी साहब ने ये बात बोल दी। डीजीपी साहब की इस बात के बोलने के बाद कोई इफ बट था नहीं। लेकिन इसी दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी संगठन जिसका नाम है PAFF, पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट, ये थोड़ा सा फैंसी नाम इन्होंने रखा ताकि हर बार जैसे मोहम्मद में मोहम्मद का नाम आ गया या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो इस्लाम से जोड़ देते, तो उनको लगा कि इस बार थोड़ा सा हम एक मॉडर्न नाम रखेंगे ताकि धर्म से ना जोड़ा जाए। खैर, जो भी इनकी सोच है। इसके बाद इसका जो बयान निकल के सामने आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। PAFF ने कहा कि ये धमाका हमने करवाया और हमने इसकी जिम्मेदारी अपनी मर्जी से ली है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो अब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के ये सामने आता है कि डीजीपी साहब तो कह रहे हैं, जो नलिन प्रभात जी हैं, कि भैया ये तो एक हादसा है और इसमें कोई साजिश नहीं है। आतंकवादी संगठन कह रहा है कि ये हादसा नहीं है, हमने खुद बम फोड़ा है। अब 2-3 सवाल और निकल के सामने आए। अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद हुआ था, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी बातचीत करते हैं, और इससे पहले भी हमने और आपने काफ़ी डिस्कशन किया था, गूगल और तमाम चीज़ों के माध्यम से हमने चेक किया था, और बड़े बड़े चैनलों ने भी इस बात को बोला था कि अमोनियम नाइट्रेट खुद से नहीं फटता, उसको दगाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए एक ईंधन की आवश्यकता होगी, साथ ही कुछ डिटोनेटर टाइप चीज़ें लगेंगी, विस्फोट करने के लिए भी कुछ चीज़ें लगेंगी। ये तमाम चीज़ें आवश्यक हैं अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट में उपयोग करने के लिए। साथ ही 11:22 पे सैंपलिंग ली जा रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। और 11:22 पे जब सैंपलिंग ली जा रही थी तो जाहिर सी बात है जो एक्सपर्ट हैं वो सैंपलिंग लेंगे। तो क्या एक्सपर्ट को नहीं पता चला देखने मात्र से कि ये अमोनियम नाइट्रेट है या फिर RDX? और अगर अमोनियम नाइट्रेट है तो अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गया? क्योंकि जो चीज़ें हमने सुनी हैं हमारी एजेंसियों द्वारा कि भाई इसको ब्लास्ट करवाने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ब्लास्ट होता है, तो अचानक से सैंपल लेने के दौरान ही धमाका हुआ और सारा का सारा मामला यहाँ तक पहुँच गया। ये सवाल वाजिब है, और ये सवाल जो भी इस केस को डीपली अध्ययन कर रहे हैं उन सबके जहन में कौध रहा है कि भाई अमोनियम नाइट्रेट जब खुद से ब्लास्ट होता नहीं है तो ये ब्लास्ट हुआ कैसे? और अगर खुद से ब्लास्ट हुआ तो मतलब बड़ा साफ है कि अमोनियम नाइट्रेट था नहीं। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट था नहीं तो इतने दिन से हमारे देश की मीडिया में ये खबरें क्यों चल रही हैं कि केवल अमोनियम नाइट्रेट था, RDX या फिर TNT नहीं? ये सवाल बड़ा वाजिब है, और इस सवाल का जवाब हर भारतीय नागरिक को जानना पड़ेगा। चूँकि ऐसे ही सवालों से अगर हम भागेंगे और ये कहेंगे कि हमारी जो मीडिया, चाहे आप मुझे देखते हो कि प्रखर ट्रू क्राइम बहुत सही बताता है या फिर गलत बताता है, जब तक आप खुद से नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी रोजी रोटी और दिनचर्या में इतने व्यस्त रहेंगे कि हमारे देश में क्या हो गया। आज अब देखिए, कई बार मैंने देखा कि कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत बड़ी हैं लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। तो जागरूक बनना पड़ेगा, और जागरूक आप सवाल पूछने से ही बनते हैं। खैर, इधर जो लोग मरे हैं, जिनकी जान गई है, उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। चूँकि थाने में चीज़ थी, वो देश के लिए वहाँ पे जांच पड़ताल करने गए थे, तो उनकी शहादत को आप लोग सम्मानित कीजिएगा। उनके लिए 2 शब्द अपने कभी व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, लगा दीजिए, या फिर कुछ भी कमेंट में आप कहना चाहें कह दें, क्योंकि ये देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी,
और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और कहा भी था कि भाई सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो फिर से जारी होगा, चूँकि आप लोगों ने कहा था। तो मैंने पूछा था कि भाई जब आईपीसी चलती थी तब तो कत्ल के लिए हम कहते थे कि दफ़ा 302 के तहत इनको उम्र कैद, और यही होता है जो लॉ कहता है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो 302 के तहत या तो सजाए मौत या फिर उम्र कैद, इसके अलावा कोई तीसरा प्रावधान नहीं है। तो पहले हम सुनते थे कि दफ़ा 302 के तहत जब आईपीसी थी तो कहा जाता था कि आईपीसी की दफ़ा 302 के तहत। तो मैंने सवाल पूछा था कि जब भारतीय न्याय संहिता आई तो फिर इसमें क्या हुआ। तो कई सारे लोगों ने जवाब दिया है। उनमें से एक विजेंद्र सिंह जी हैं, इनको भी बधाई, पवन कुमार जी हैं, इनको भी बधाई, और साथ ही अवंती होरो जी हैं, इनको भी बधाई, और देख रहा हूँ अमन जी हैं, इनको भी बधाई। इन तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। बीएनएस में जो 103 फर्स्ट है उसी में अब सज़ा सुनाई जाती है कत्ल को लेके, और इस बात को याद रखिएगा, आप 302 वाली मामले को भूल जाइए, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता चलती है। खैर, तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनको बधाई, जिन्होंने गलत जवाब दिया कोई बात नहीं, हम लोग डेली सीखते हैं। अब आज की सवाल की बात करते हैं। आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है कि हमारे देश में फॉरेंसिक जाँच कब से शुरू हुई और इसकी क्या हिस्ट्री है। अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, नहीं तो इसी बहाने कल से हम लोग यही करेंगे कि पहले क्राइम की कहानी सुन लेंगे और फिर ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जनरल नॉलेज हो जाएगा। तो जिनको पता है बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको डिटेल बताऊंगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।